हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज मैं तुमको लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक का एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा और उसके बारे में प्रॉपर जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो देखो, पहले मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का जिस टॉपिक के बारे में जो स्पेशली फोकस किया गया वो है स्केलेटल मसल के बारे में, क्योंकि हमारे बॉडी पे जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? हमारे बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल है उसके वजह से होता है। तब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो मसल होता है उस स्केलेटल मसल के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है, तो उसका लेयरिंग के बारे में मैं पहले डिस्कस करूँगा और साथ में इसके अंदर जो सर्कुमियर का स्ट्रक्चर होता है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले थोड़ा मसल के बारे में बता देता हूँ। जो मसल होता है उसका ओरिजिन देखोगे मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। जो जर्म लेयर के अंदर जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म होता है तो उनमें से मेसोडर्म से ओरिजिन होता है किसका? मसल सेल का। अब यहाँ पे जो मसल होता है जनरली जो स्केलेटल मसल होता है वो अनब्रांच्ड होता है और सिलेंड्रिकल शेप होता है, क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे ये जो शेप है तो ये भी एक्चुअल में एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हर एक मसल का जो लेंथ देखोगे, थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। जनरली जो मसल का ये होता है वाइड होता है ये 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। सिमिलरली और इसका जो ये होता है लेंथ होता है 10 से लेकर 40 मिलीमीटर तक होता है। मसल का जो वाइड होता है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर और उसका जो लेंथ होता है वो 10 से लेकर 40 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हमको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होना, मतलब इसके बारे में मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। और जो मसल होता है जो जिनके पास सिंसाइटियम नेचर होता है, सिंसाइटियम का मतलब पता होगा शायद उनको, मतलब मसल एक्चुअल में स्केलेटल मसल जो होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि एम्ब्रायो स्टेज पे क्या होता है जो मायोब्लास्ट सेल होता है ऐसे 10 से 100 मायोब्लास्ट सेल एक साथ जब फ्यूज्ड हो जाता है तो वो उस फ्यूजन के थ्रू एक मल्टीन्यूक्लिएटेड एक मसल सेल का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे देखो जो कवरिंग ऑफ मसल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली देखोगे जैसे जो कोई भी जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, जैसे मान लो घर पे जो वायरिंग है जो फाइबर यूज किया जाता है तो जिसके थ्रू जो मान लो कॉपर जो कंडक्टिंग पार्ट है तो उसका बाहर के तरफ देखोगे उस कंडक्टिंग पार्ट के बाहर की तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है। किस लिए? क्योंकि उसका जो कंडक्शन हो रहा है उस पर कोई डिस्टर्बेंस ना आए और बाहर से भी हमको प्रोटेक्शन मिल जाए। सिमिलर केस कोई भी ऑप्टिकल फाइबर के केस पे भी हम बता सकते हैं। जो सी केबल होता है तो उनमें भी बहुत सारी लेयरिंग होता है, क्योंकि जो सी सरफेस पे जो प्रेशर है उसको प्रोटेक्ट उस ये से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे लेयरिंग होता है। सिमिलरली हमारे बॉडी पे जो मसल सेल है तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है। तो इसका हम यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा फिगर ड्रॉ कर लिया था, इसलिए क्योंकि फिगर ड्रॉ करने में टाइम लगेगा तो यहाँ पे इसलिए मैंने पहले से फिगर ड्रॉ कर लिया था। अब इस केस में देखो जो मसल का जो सबसे बाहर का लेयरिंग होता है उसको बोला जाता है एपिमाइसियम। हर एक मसल का जो सबसे बाहर का कवरिंग होता है उसको बोला जाता है एपिमाइसियम। एपी मीन्स अपन, मतलब किसी भी चीज का जो अपवर्ड साइड पे जो लेयरिंग होगा, जैसे देखोगे एपिथेलियम। किस लिए? क्योंकि हमारे बॉडी पे जो सबसे बाहर का, चाहे बॉडी के हिसाब से भी सर्विस के हिसाब से भी बता सकता हूँ और नहीं तो कोई भी एक ग्लैंडुलर कोई ग्लैंड के रिस्पेक्ट पे भी बता सकता हूँ कि बॉडी के इनर पार्ट के भी कोई भी ऑर्गन का जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयरिंग होगा उस केस में भी वो जनरली एपिथेलियम हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक मसल के अंदर भी जो सबसे बाहर का लेयरिंग है उसको बोला जाता है एपीमाइसियम। अब इस एपीमाइसियम के अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे, ये जो मसल है ये कुछ मसल बंडल से बना होता है। ये जो मसल है ये मसल एक्चुअल में कुछ मसल बंडल से बना होता है और ये जो मसल बंडल है इसको हम एक और नाम पे इसको जाना जाता है जिसको बोला जाता है फेसिकल। मसल बंडल का एक और नाम होता है फेसिकल। देखो यहाँ पे मैंने कलर थोड़ा मेंशन कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे शायद प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं
यहाँ से इस चीज़ को मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ पे फेसिकल का और फेसिया का कलर मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया। तो ये जो मसल बंडल है, बहुत सारे मसल बंडल जो मसल के अंदर प्रेजेंस है, इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे बॉडी पे देखोगे, मतलब किसी भी एरिया पे हम जो भी चीज़ें हमारे बॉडी पे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्चुअल में हर एक के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो मसल बंडल है, इस मसल बंडल जिसको मैं फिजिकल बोल रहा हूँ, इसको कनेक्ट करता है एक व्हाइट कोलाजन फाइब्रिल, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल बंडल जो यहाँ पे प्रेजेंस है इसके बीच में कनेक्ट करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नहीं तो थोड़ा अलग से मैं दिखा भी रहा हूँ। जैसे मान लो मैं एक मसल बंडल, 2-3 मसल बंडल यहाँ पे बड़ा करके दिखा रहा हूँ। मान लो ये मसल बंडल है और ये मसल बंडल के बीच में जो ज्वाइनिंग कर रहा है, इसको मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इस केस में ये हो जाएगा तुम्हारा फिजिकल और ये बन जाएगा फेसिया, जो एक कोलाजन फाइब्रिल है व्हाइट कलर का। अब इसके बीच में देखोगे यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज का लेयर होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होता है, क्योंकि यहाँ का भी जो मसल सेल है उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंस होता है। जो एक्चुअल में जो फेसिया है उसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके बीच का एरिया पे प्रेजेंस होता है, जिसको मैंने रेड कलर पे मेंशन किया। तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लड कैपिलरीज। अब देखो ये जो लेयरिंग है ना, मैं एक एक पार्ट को मैं जूम करके देखूंगा तो इसका एक इलाबोरेट एक डिटेल स्ट्रक्चर आएगा। जैसे हम माइक्रोस्कोप पे हम देखते हैं ना, जैसे जैसे तुम उसका लेंस का प्रॉपर्टी चेंज करते जाओगे तो उसका मैग्निफिकेशन जैसे जैसे चेंज करते जाओगे उसका डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सिमिलरली हम मसल के अंदर भी इसका एक डिटेल स्ट्रक्चर देखने के लिए जैसे जैसे इसका अंदर के पार्ट पे जाओगे तो इसका एक इलाबोरेट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मसल बंडल जिसको मैं फिजिकल बोल रहा हूँ, इसको मैंने थोड़ा जूम आउट किया। तो जैसे जूम आउट करूंगा यहाँ पे दिखाई देगा ये जो मसल बंडल है, ये मैं इसको लिख सकता, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, देखो यहाँ पे मसल बंडल लिखा हूँ, ये एक पूरा एंटायर मसल बंडल है। और इस मसल बंडल का जो आउटर कवरिंग है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरीमाइसियम। सिमिलरली एक मसल बंडल का भी अंदर के पार्ट पे और भी कुछ मसल सेल होता है, क्या इसको मैं मसल फाइब्रिल भी बता सकता हूँ। ये जो मसल सेल या मसल फाइब्रिल, इसको भी मैंने जूम करके देखूंगा तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई देता है ये भी देखो। तो एक मसल सेल या मसल फाइब्रिल का जो बाहर का लेयरिंग है वो हो जाएगा एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको मैंने मेंशन कर देता हूँ। एक तो बता रहा हूँ जो पूरा मसल का कवरिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ एपिमाइसियम। एक बता रहा हूं मसल बंडल का कवरिंग, शायद दिखाई नहीं दे रहा, शायद मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, मसल का कवरिंग जिसको मैं बता रहा हूं एपिमाइसियम। मसल बंडल का कवरिंग जिसको बता रहा हूं पेरीमाइसियम। और मसल सेल का कवरिंग क्या मसल फाइब्रिल, इसको मैं फिजिकल भी लिख सकता हूं, इसका कवरिंग को मैं बता रहा हूं एंडोमाइसियम। तो भाई यहाँ पे 3 लेयर के बारे में प्रॉपर्ली पता चल गया। मसल का कवरिंग एपिमाइसियम, मसल बंडल का कवरिंग पेरीमाइसियम और मसल फाइब्रिल का कवरिंग को बोला जा रहा है एंडोमाइसियम। अब यहाँ पे देखो ये जो मसल फाइब्रिल है ना, जिसको मैं मसल सेल भी बता रहा हूँ, इसके अंदर भी देखोगे और भी बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ मायोफाइब्रिल। ये जो मायोफाइब्रिल होता है इसका भी हम छोटा सा वर्जन हम डिफाइन करेंगे, वो हो जाएगा मायोफिलामेंट, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बना होता है।
अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक जो इसके अंदर ये जो मसल सेल है क्या मसल फाइबर है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके दिखाया जो मायोफाइब्रिल है, और इनमें से एक्चुअल में एक डार्क और लाइट बैंड का प्रोटीन देखा जाता है। जो माइसिन होता है वो डार्क बैंड का प्रोटीन शो करता है जब इसको स्टेन किया जाता है, और जो एक्टिन होता है वो लाइट कलर का बैंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए एक्टिन होता है लाइट बैंड प्रोटीन। जो माइसिन होता है इसलिए इसको थिक फिलामेंट भी बोला जाता है, और जो एक्टिन होता है इसको थिन फिलामेंट भी बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो मायोफाइब्रिल जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बना होता है, इन दोनों को मैं एक साथ क्या बोल रहा हूँ, मायोसिन फिलामेंट। अब यहाँ पे जो एक एक्टिन फिलामेंट को फॉर्मेशन होने के लिए ऐसे 3000 के आसपास एक्टिन जो मॉलिक्यूल है इसका चाहिए होता है, जो फिलामेंटस मॉलिक्यूल है इसका चाहिए होता है, तब जाकर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे 3000 एक्टिन यूनिट मिलकर एक एक्टिन फिलामेंट फॉर्म करता है। सिमिलरली माइसिन के केस में भी ऐसे 1500 के आसपास जो मेरोमाइसिन माइसिन का जो ये मोनोमर होता है उसको मेरोमाइसिन बोला जाता है, तो ऐसे 1500 के आसपास मेरोमाइसिन मिलकर एक माइसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो ये जो मसल फाइब्रिल है ना, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हूँ, तो ये जो मायोफाइब्रिल देखोगे, मायोफाइब्रिल के बाहर की तरफ भी एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है, एक और लेयर जो एक्चुअल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको बोला जा रहा है एक्चुअल में सर्कोलेमा। ये जो लेयरिंग है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया था, तो इसको मैंने थोड़ा दूर पे मेंशन कर देता हूँ, इसको बोला जाता है सर्कोलेमा। तो सर्कोलेमा एक्चुअल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो सर्कोलेमा के अंदर का प्लाज्म होगा, तो जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, जो प्लाज्म जो लिक्विड सेमी मतलब जो सेमी फ्लूइड जो है होता है, तो यहाँ पे भी सेम जेली लाइक जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम बताएंगे। जैसे मान लो मैं इसको डॉट पे कर देता हूँ, जो मायोफाइब्रिल के साइड बाय साइड प्रेजेंस होगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सार्कोप्लाज्म। और इसके अंदर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होता है, सार्कोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होता है, कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंस होगा, और यहाँ पे बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंस होता है। क्योंकि मसल के केस में यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रेजेंस रहेगा उसका एक स्पेशल नाम आ जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखोगे तो वहाँ पे कैल्शियम का स्टोरेज होता है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इसका जरूरत होता है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया था जिसको समझाने के लिए शायद इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पे जाकर एक मायोफाइब्रिल के अंदर जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ। एक सर्कोमियर जो मसल का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा इलाबोरेटली बता रहा हूँ। तो एक बार नहीं तो मैं ओवरऑल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जो मसल होता है, जो कवरिंग ऑफ मसल के बारे में बता रहा हूँ, मसल का सबसे बाहर का कवरिंग है एपिमाइसियम, जो एक्चुअल में कुछ मसल बंडल या फेसिकल से बना होता है, और ये जो फेसिकल है इसको कनेक्ट करता है एक व्हाइट कोलाजन फाइब्रिल जिसको मैं बता रहा हूँ फेसिया, और इसके बीच बीच में और कुछ ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज का लेयर होता है। सिमिलरली एक मसल बंडल को मैंने बाहर कर लिया, इसको इसका बाहर का कवरिंग जो नाम होता है इसको मैं बोल रहा हूँ पेरीमाइसिन। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे मसल फाइब्रिक या मसल सेल होता है। अब एक मसल सेल को मैंने बाहर कर लिया, तो इसका जो कवरिंग हो जाएगा उसको बोला जाएगा एंडोमाइसिन। सिमिलरली इसके मैं बोल रहा हूँ एक जो मसल सेल होता है उसके अंदर की तरफ भी एक और लेयरिंग होता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, जिसको एक और नाम हो जाता है सार्कोलेमा, और इसके अंदर के पार्ट पे जो साइटोप्लाज्म है उसको बोला जा रहा है सार्कोप्लाज्म। अब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है क्या, कैल्शियम, जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इसका प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे देखोगे जो जनरली जो न्यूक्लियस होता है ना, क्योंकि जो मसल सेल के बारे में, जो स्केलेटल मसल के बारे में बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इस मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा, यहाँ पे बहुत सारी उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो एक्चुअल में एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस। तो इसलिए यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का एक और नाम बता सकता हूँ कि सिनसाइटियल साइटोप्लाज्म। सिनसाइटियल एक्चुअल में जब एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस आ जाता है तब उसको सिनसाइटियम नेचर बोला जाता है। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक मसल सेल के अंदर जो
मायोफिब्रिल प्रेजेंस होता है, उस मायोफिब्रिल को मैंने बाहर किया और इसके अंदर भी दो टाइप का फिलामेंट देखा, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। अब मैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि मसल का छोटा से स्ट्रक्चर से लेकर बड़ा साइज का जो स्ट्रक्चर है उसका जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके फॉर्म पे मैं इसको ये करने के लिए बोला जाएगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे मान लो सबसे जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा मसल, उसके छोटा सा हो जाएगा मसल बंडल, जिसको मैं फेसिकल बोल रहा हूं, और इसका छोटा वर्जन हो जाएगा मसल सेल, क्या मसल फाइब्रिल, और इसका भी जो छोटा वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल का भी हो जाएगा मायोफिलामेंट, और मायोफिलामेंट के अंदर भी देखेंगे जो एक्टिन और मायोसिन होता है, इसका जो मोनोमर हो जाता है मेरोमाइसिन, और इसका एक्चुअल में कुछ ग्लोबुलर एक्टिन मिलके एक फिलामेंटस एक्टिन का फॉर्म करता है। तो ऐसे देखोगे इसका असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पे इसका अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि देखोगे कोई भी जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ना, पहले एक्चुअल में एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्म होता है, मतलब कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फिर वो बहुत सारे फिलामेंट मिलके एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा कि एक फाइब्री जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, कुछ फाइब्री मिलके एक बंडल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और बहुत सारे बंडल मिलके एक्चुअल में एक अल्टीमेट जो उसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इसका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे किसी भी फॉर्म पे तुम अरेंज करके यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मैं एक मसल सेल जो मायोफाइब्रिल है तो उसको मैंने इलाबोरेट करना, तो जो जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा तो उसको मैं पहले एक बार लिख देता हूँ। मान लो एक मायोफाइब्रिल है, तो उस मायोफाइब्रिल के अंदर मेनली यहाँ पे सर्कोमियर के अंदर जो प्रॉपर्टीज होता है, और एक्चुअल में जो एक थ्योरी है प्रोवाइड किया गया मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, कैसे स्लाइड करता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में कैसे स्लाइडिंग होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो देखो ये जो मायोफाइब्रिल है एक्चुअल में ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल। और इसके अंदर जो जो पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा, एक यहाँ पे जेट लाइन के बारे में, सर्कोमियर, इसके अंदर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जेट लाइन, सर्कोमियर, आई बैंड, ए बैंड, एज जोन, ओ जोन, और एम लाइन, और हाँ एक्चुअल में जो एच लाइन होता है ये एक्चुअल में नॉन ओवरलैपिंग जोन होता है, जिसको हेंसन जोन भी बताया जाता है। तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक फिगर के थ्रू, नॉन ओवरलैपिंग जोन, और ओ का जो नाम हो जाता है ओवरलैपिंग जोन, और जो एम है ये एक्चुअल में मिड लाइन है, एक्टिन जो माइसिन प्रोटीन होता है उसका जो मिड पार्ट होता है उसको एम लाइन बोला जाता है।
तो यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा और उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन कैसे होता है तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम देना एक फिगर ड्रॉ करने के लिए। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे जोनेशन होता है तो इसलिए अब देखो तो एक एक के बारे में मैं लिखता हूँ और बताते जा रहा हूँ। ये है जेड लाइन, एक इलास्टिन फाइबरी है, जिगजैग लाइन पे भी प्रेजेंस हो सकता है, स्ट्रेट पे हो सकता है। ये है एक्टिन फिलामेंट, और ये है मायोसिन फिलामेंट। और यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट को एक और नाम होता है थीन फिलामेंट, और इसका एक और नाम होता है थिक फिलामेंट। अब यहाँ पे देखोगे, यहां से लेकर जो यहां तक का जो जोनेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट। तो इस पर्टिकुलर लेयर को मैं बता सकता हूँ। मान लो यहाँ पे एक और जेड लाइन मैं ड्रॉ कर देता, मान लो यहाँ से हो जाता, सपोज मैं यहाँ पे एक और जेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो यहाँ से मैंने एक और जेड लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एरिया हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट है? एक्टिन फिलामेंट है। और यहाँ पे एक ही टाइप का फिलामेंट है, इसलिए इस एरिया का जो नाम हो जाता है आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड, मतलब एक ही टाइप का बैंड है। और यहाँ पे यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एरिया का एक्सटेंशन देखोगे,
इस पर्टिकुलर एरिया से यहाँ तक का जो जोनेशन देखोगे, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों टाइप का फिलामेंट है, इसलिए इस एरिया का जो नाम हो जाता है ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड। इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्टिन भी है प्लस यहाँ पे मायोसिन भी है, दो टाइप का फिलामेंट है, तो इसलिए यहाँ पे इसका नाम हो गया एक्टिन और मायोसिन। अब यहाँ पे और जो बाकी जोनेशन है, इसको देखो, यहाँ से लेकर दो जेट लाइन के जो बीच का एरिया होता है, इसको बोला जाता है सर्कोमिया, which is the structural and functional unit of the muscle fiber। और दो जेट लाइन के बीच में बता रहा हूं क्या, सर्कोमिया, इसका इंटर लेंथ को। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोन देखो, ये एक्चुअल में कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, इसको मैं बोल सकता हूं ए जोन। इसका एक और नाम है नॉन ओवरलैपिंग जोन। हो सकता है मेरा इतना जूम नहीं हो रहा है, शायद प्रॉपर्ली विजिबल ना हो। और यहाँ से यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, ये एक्चुअल में ओवरलैप हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ओ जोन क्या ओवरलैपिंग जोन भी बता सकता हूँ। ओ जोन क्या ओवरलैपिंग जोन भी मैं बता सकता हूँ, जहां पे एक्चुअल में क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है। ये जो एरिया है ये एक्चुअल में क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर चुका है। और यहाँ पे इसका मिड एरिया पे मायोसिन का जो मिड एरिया है, यहाँ पे एक और लाइन होता है, इसको मैं बोल रहा हूं एम लाइन। अब देखो ऑलमोस्ट सारी जोनेशन कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे एक एक करके बताओ। तो यहाँ पे देखोगे जो जेट लाइन है ना, जैसे देखोगे एक घर का जो स्ट्रक्चर होता है, कोई एक रूम का स्ट्रक्चर देखो, तो वहाँ पे एक रूम के अंदर जो सपोर्टिंग एलिमेंट है, जैसे मान लो कोई घर ब्रिक से बना हुआ है, तो वो जो ब्रिक्स है ना बीच में, तो उसके बीच बीच पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो पिलर एक्चुअल में क्या करता है, उस ब्रिक को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि वो टूट ना जाए। तो सिमिलरली मसल के अंदर भी देखोगे जो एक्टिन फिलामेंट होता है, तो एक एक्टिन फिलामेंट का मिड लाइन पे, मतलब एक एक्टिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करता है एक इलास्टिन फाइबर, जिसको मैं बता रहा हूँ जेट लाइन। अब ये जो जेट लाइन है ना, तो जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या होता है, जो मायोसिन फिलामेंट है, ये मान लो एक मायोसिन फिलामेंट है और ये मान लो एक एक्टिन फिलामेंट है। ये मायोसिन फिलामेंट हमेशा फिक्स्ड रहता है, इसका कोई चेंजेस नहीं होता है, ये इसका मूवमेंट नहीं होता है। तो मूवमेंट किसका होता है, हमेशा जो एक्टिन फिलामेंट होता है, तो ये इसके ऊपर एक्चुअल में स्लाइड करते हुए जाता है। तो इसलिए ये जो थ्योरी था, इसलिए इसका नाम दिया गया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आप यहाँ पे इस केस पे देखोगे जो दो जेट लाइन है, तो ऐसे दो जेट लाइन के जो मिड एरिया है, जो बीच का एरिया है, उसको मैं बता रहा हूँ सर्कोमियर, क्या लेंथ ऑफ सर्कोमियर। अब यहाँ पे इस केस में देखोगे एक सर्कोमियर का भी लेंथ भी हम थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का एरिया है, ये एक्चुअल में हाफ आई बैंड है, क्योंकि आई बैंड किसको बोला था, जो एक्टिन फिलामेंट के थ्रू जो बैंड फॉर्म हुआ था, आइसोट्रोपिक बैंड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये थोड़ा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ तक का जो एरिया है ये आइसोट्रोपिक बैंड हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ से लेकर भी ये भी हाफ है, क्योंकि इस साइड पे हाफ है और इस साइड पे हाफ है। तो एक सार्कोमियर का लेंथ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ आई, और यहाँ पे देखो एक पूरा जो मायोसिन का लेंथ है उसका एंटायर लेंथ आ रहा है,
तो हाफ आई प्लस हाफ ए, जो ए बैंड है देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरा जो एक माइसिन का लेंथ है तो उसको मैं ए बैंड बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ आई प्लस 1 ए, सॉरी हाफ ए नहीं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ए प्लस हाफ आई। तो एक सर्कमफेरेंस का लेंथ को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ हाफ आई प्लस 1 ए प्लस हाफ आई। हाफ आई मतलब हाफ आइसोटोपिक बैंड, एक एनाइसोटोपिक बैंड और एक हाफ आइसोटोपिक बैंड। क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्चुअल में दो हाफ आइसोटोपिक बैंड मिलके एक आइसोटोपिक बैंड फॉर्म किया है और एक, बट इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि एक्चुअल में हाफ हाफ मिलके एक प्रॉपर एक्टिन फिलामेंट का भी मैं जो इंटरलेज होता है उसको भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इस केस में देखोगे यहाँ पे कोई भी ओवरलैप नहीं हुआ है, मतलब क्रॉस ब्रिज मतलब फॉर्म नहीं हुआ है, तो एक क्रॉस ब्रिज नहीं फॉर्म होने की वजह से इसका जो जोनेसन का जो ये देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में लाइट कलर का बैंड प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ पे एक्टिन और माइसिन एक्चुअल में बाइंड किया है, ओवरलैप हुआ है, यहाँ पे देखोगे एक डार्क कलर का बैंड प्रोड्यूस होगा। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ हेवी डार्क, क्योंकि इसका दो जोनेसन आएगा, और यहाँ पे देखोगे जहां पे एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ माइसिन है, जहां पे कोई एक्टिन नहीं है, तो ये हो जाएगा एक्चुअल में लाइट डार्क। डार्क तो होगा क्योंकि ये थिक फिलामेंट है, बट यहाँ पे एक्टिन और माइसिन दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ से यहाँ का जो ये हो जाएगा ये लाइट डार्क हो जाएगा। तो देखोगे एक लाइट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है तो लाइट कलर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये हेवी डार्क होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये लाइट डार्क होगा, फिर हेवी डार्क होगा, फिर लाइट होगा। तो ऐसे जोनेसन देखा जाता है। अब हमको देखना होगा, जैसे मान लो ये जो माइसिन फिलामेंट है, ये माइसिन फिलामेंट का अब मान लो ये इनिशियल ये स्टार्टिंग हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, अब क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है। अब क्या होगा धीरे धीरे ये प्रॉपरली ये जो एम लाइन है, जो माइसिन का जो मिड लाइन है, तो उसके एरिया तक आएगा, तब ये एक साथ पूरा जब फ्यूजन होगा, मतलब फ्यूजन नहीं, जब ज्वाइन होगा एक दूसरे के पास आने के बाद, तो उसके बाद एक प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन का कंप्लीट होगा। जैसे मान लो बॉडी के अंदर एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, और उस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या होता है, मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टिमुलस चाहिए होता है किसी भी चीज को स्टिमुलेट करने के लिए। जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं आ रहा, भले तुम 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तुम मान लो दिन में जितना टाइम पढ़ाई करके जिस चीज के बारे में तुमको पता चला, और कोई मान लो 1 घंटा पढ़ाई करके उस चीज के बारे में प्रॉपर तुमको जितना इन्फॉर्मेशन मिला उसको भी मिल गया, तो इसका मतलब एक्चुअल में उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टिमुलस था जिसके वजह से वो उतना चीजें उसी टाइम पीरियड के अंदर कवर कर लिया। तो बॉडी के अंदर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन की कोई भी स्टिमुलस जो आता है एक थ्रेशोल्ड लेवल पे होना चाहिए, तब जाकर उसका प्रॉपर्टी शो होता है। तो जैसे एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट जो है ये क्या कर रहा है, ये दो जेट लाइन को ऐसे क्लोज लेकर आ रहा है। तो अब देखो जैसे ये क्लोज लेकर आएगा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान क्या क्या चेंजेस होगा, तो इसके बारे में मैं साइड पे लिख रहा हूँ। अच्छा साइड पे ये विजिबल हो रहा है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो विजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होता है इसको हम समझेंगे। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट चेंजेस आएगा, फर्स्ट चेंजेस हम सार्कोमियर का क्या चेंजेस होगा वो हम देखते हैं। अब बताओ जैसे ये दो जेट लाइन आपस में क्लोज आएगा, जेट लाइन जैसे ये दो जेट लाइन ये एक्टिन फिलामेंट के लेकर, यहाँ पे थोड़ा मैंने मिटा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो दो जेट लाइन जब आपस में क्लोज आएगा तो इसका जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है,
छोटा होगा ना जब दो जेड लाइन आपस में क्लोज आ रहा है सर्कुमियर का। अभी देखो इनिशियल कंडीशन पे इतना है, मान लो ये और भी मैंने क्लोज फिगर पे दिखा दूं तो एक्चुअल में क्या होगा, ये एक्चुअल में क्लोज हो जाएगा तो और भी ये सामने की तरफ आएगा, तब जाकर तो ये लाइन ये होगा ना, ये मतलब डिसअपियर होगा। तो इसलिए देखोगे जैसे जैसे ये दो एक्टिन फिलामेंट आपस में क्लोज आएगा, द लेंथ ऑफ द जो सर्कुमियर होगा वो डिक्रीज करेगा। मैंने डिक्रीज को यहाँ पे ऐसे मेंशन करता हूँ और इंक्रीज को मैं ऐसे मेंशन करूंगा, तो ये एक्चुअल में डिक्रीज है। और देखो तो सर्कुमियर का लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, छोटा हो रहा है। सिमिलरली जो आई बैंड है तो इसका भी क्या होगा, जो आई बैंड है इसका भी लेंथ डिक्रीज होगा। ऑब्वियस बात है ना, जब ये आपस में क्लोज आ रहा है इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है, सिमिलरली आई बैंड का भी लेंथ भी डिक्रीज होगा, आपस में क्लोज आ रहा है। अब उस केस में देखो इसके बाद मैं क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना होगा वो मैं बता रहा हूँ। एक तो हमको फाइंड आउट करना होगा कि एज जोन पे क्या चेंजेस होगा, एम लाइन पे क्या चेंजेस होगा, और हमको पता करना होगा ओवरलैपिंग जोन पे क्या चेंजेस होगा। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे एज जोन के बारे में पहले बता दिया था। तो एज जोन कौन सा जोन है, जितने एरिया अभी ओवरलैप नहीं हुआ है, और एक साइंटिस्ट हेंसन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम हेंसन जोन या एज जोन बताया जाता है। एक्चुअल में ये नॉन ओवरलैपिंग जोन है, और जितना एरिया ओवरलैप हो गया उसको मैं बता रहा हूँ ओवरलैपिंग जोन। और एम लाइन जो माइसिन का मिड लाइन है। अब देखो एच लाइन पे क्या चेंजेस होगा, जैसे जैसे ये एक्टिन फिलामेंट आपस में क्लोज आता जाएगा तो जो एज जोन है इसका भी साइज डिक्रीज करेगा, छोटा होगा। एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आएगा कि एक टाइम के बाद ये पूरा डिसअपियर भी हो जाएगा। जो एज जोन है जब फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये जो एज लाइन है जो जितने भी ये नॉन ओवरलैपिंग एरिया है एक टाइम के बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। एम लाइन भी देखो जब फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये भी एक सर्टेन टाइम आएगा तो ये भी एक्चुअल में डिसअपियर हो जाएगा। बट एक चीज का यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का ये हुआ था, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ था, ओवरलैप हुआ था। बट जैसे जैसे ये सामने की तरफ आता रहेगा तो यहाँ पे एक टाइम के बाद देखो इतना एरिया ओवरलैपिंग था, तो एक टाइम आएगा इसका जो मायोसिन का इंटायर लेंथ है ये एक्चुअल में ओवरलैप हो जाएगा। तो इसलिए देखोगे जो ओवरलैपिंग जोन है इसका एरिया एक्चुअल में इंक्रीज करेगा। और जो ए बेंट का लेंथ है इसका क्या होगा, ए बेंट का लेंथ किसको मैं बता रहा हूं, एक्चुअल में जो ए बेंट है एक माइसिन का जो एंटायर लेंथ है इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या यहाँ पे माइसिन का कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि माइसिन तो फिक्स्ड है। चेंजेस किसका हो रहा है, एक्टिन फिलामेंट का चेंजेस हो रहा है। तो इसलिए जो ए बेंट का लेंथ है तो ये एक्चुअल में अनचेंज्ड रहेगा। तो यहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको हमको इसलिए अच्छे से पढ़ना भी होता है। तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सर्कुमियर का लेंथ आपस में क्लोज आ रहा है डिक्रीज होगा, आई बैंड क्लोज आ रहा है इसका भी डिक्रीज होगा, एज जोन पहले जो नॉन ओवरलैपिंग जोन था धीरे धीरे कम होता जाएगा, एक सर्टेन टाइम आएगा फुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद इसका डिसअपियर हो जाएगा। एम लाइन पहले जैसे फुल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ये भी डिसअपियर हो जाएगा। ओ जोन जो ओवरलैपिंग जोन है इसका एरिया पहले कम था और इंक्रीज होगा। ए बैंड जो माइसिन का इंटर लेंथ है ये अनचेंज रहेगा, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने मसल का ये के बारे में बता दिया। जो एक सर्कुमियर का ये होता है स्ट्रक्चर होता है और उसमें कैसे एक्चुअल में मसल का प्रॉपर्टीज के क्या क्या चेंजेस होता है तो उसके बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद मैं पूरा स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन है और जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन और रेगुलेटिंग प्रोटीन है इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर
मसल कॉन्ट्रैक्शन। कंपोनेंट जो भी कंपोनेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होता है तो उसके बारे में हम पता करेंगे। के अंदर यहाँ पे 3 टाइप का ऐसे ये देखा जाता है। एक होता है तो एक होता है तुम्हारा फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, एक होता है रेगुलेटिंग प्रोटीन, और एक होता है स्ट्रक्चरल। देखो ये जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होता है तो इनमें एक्चुअल में एक्टिन और माइसिन के बारे में हमको पढ़ना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे रेगुलेटिंग प्रोटीन के अंदर यहाँ पे हमको ट्रोपोमाइसिन एंड ट्रोपोनिन के बारे में पढ़ना होगा। और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, जो सर्कोमियर होता है तो ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट होता है मसल का। तो यहाँ पे हमको एक्टिन और माइसिन प्रोटीन के बीच में पढ़ना होगा, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन के बीच में, सर्कोमियर के बारे में और कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगी जो ट्रोपोनिन होता है इसका भी 3 कंपोनेंट होता है। ट्रोपोनिन को हम टीपी पे लिख सकता हूँ। तो एक होता है इसका कैल्शियम बाइंडिंग साइट, एक होता है इसका ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंडिंग साइट, और एक होता है इसका एक इनहिबिटरी साइट या मास्किंग साइट। तो मैं इसके बारे में एक एक करके बता रहा हूँ। अब देखो एक्टिन और माइसिन, मैं एक्टिन के बारे में बता रहा हूँ कैसे एक एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो एक्टिन फिलामेंट का फॉर्मेशन देखोगे पहले क्या होता है, एक ग्लोबुलर एक्टिन होता है। ग्लोबुलर किस लिए, सर्कल शेपेड है मतलब ग्लोबुलर है, तो राउंडेड होने की वजह से इसको बोला जाता है ग्लोबुलर एक्टिन। ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है ये क्या करेगा, इसका पॉलीमराइजेशन होगा। तो पॉलीमराइजेशन होगा तो इसका मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे एक डाइवेलेंट काम करता है जो मैग्नीशियम होता है, तो इसके प्रेजेंस पे इसका पॉलीमराइजेशन होगा। और इस पॉलीमराइजेशन के थ्रू ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे बहुत सारी ग्लोबुलर एक्टिव मॉलिक्यूल साइड बाय साइड कनेक्ट होकर एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ ना फिलामेंटस एक्टिन। देखो फिलामेंटस एक्टिन और एक्टिन फिलामेंट दोनों के बीच में डिफरेंस है, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ग्लोबुलर एक्टिन जो राउंड सेपेट का था ये पॉलीमराइजेशन किया तो इसका मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस हुआ। और ये जो मल्टीपल कॉपी एक साथ आने के बाद एक फिलामेंट जैसा एक्टिन का जो यहाँ पे जो बहुत सारी एक्टिन है एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इसको मैं बोल रहा हूँ फिलामेंटस एक्टिन। अब ऐसे क्या होता है, दो फिलामेंटस एक्टिन तो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, तब इसको हम बोलते हैं एक्टिन फिलामेंट।
अब मैं इसको एक्टिन फिलामेंट बता सकता हूँ। समझ में आ रहा है? पहले क्या हुआ, एक ग्लोबुलर एक्टिन मैग्नीशियम डाइवेलेंट के प्रेजेंस पे ये क्या करेगा, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। इसको मैं बोल रहा हूँ फिलामेंटस एक्टिन। ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन जब एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तब इसको मैं बोल रहा हूँ एक्टिन फिलामेंट। अब देखो सिमिलरली जैसे मैं एक्टिन फिलामेंट के केस में बता रहा हूँ, तो ये जो अब इसके बाद मैं मायोसिन फिलामेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। अब देखो मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। तो एक्टिन फिलामेंट का जो एक्चुअल में मोनोमेरिक फॉर्म है वो एक्चुअल में ग्लोबुलर एक्टिन। तो एक मायोसिन के अंदर भी स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका जो मोनोमेरिक फॉर्म होता है वो होता है कौन सा, मेरोमाइसिन। अब एक मैंने मेरोमाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो साइड होता है। मैं दो साइड को थोड़ा अलग कलर कर देता हूँ। ये है एक्टिन के साथ बाइंडिंग सेट और ये है एटीपी के साथ बाइंडिंग सेट। अब इस केस में देखो ये जो पोर्शन है ये एक्चुअल में टेल है, ये हेड है और यहां से लेकर यहां तक का नेक है। और ये हेड और नेक मिलके एक क्रॉस आर्म का फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा एक क्रॉस ब्रिज यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक क्रॉस आर्म फॉर्म हो रहा है। एक्चुअल में एक मेरोमाइसिन जो होता है एक 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, एक 6 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है।
जो 6 पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है, यहाँ पे 2 चेन होता है और यहाँ पे देखोगे हेड पार्ट पे 2, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। हेड पार्ट पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, नेक पार्ट पे 2 और यहाँ पे टेल पार्ट पे 2, तो टोटल बन जाता है कितना 6 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और इनमें से देखोगे तो हेड मतलब पूरा जो क्रॉस आर्म पूछा जाए तो टोटल क्रॉस आर्म पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे मीरोमाइसिन एक साथ आकर एक माइसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। ऐसे बहुत सारी मीरोमाइसिन एक साथ आकर एक माइसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आई थिंक माइसिन का स्ट्रक्चर के बारे में पता हो गया। अब तो एक हो गया इसका एक्टिन बाइंडिंग साइट अपवर्ड पोर्शन पे होता है, और इसका जो थोड़ा स्लाइड पोर्शन होता है तो उस साइड पे एक्चुअल में एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, मतलब जहाँ पे एटीपी चेंज काम करता है एटीपी को फॉर्मेशन करने के लिए। और यहाँ पे ये जो हेड और नेक दोनों मिलके एक क्रॉस आर्म फॉर्म करता है और टोटल ऐसे। तो यहाँ पे देखोगे ये जो कलर है ना, ये एक्चुअल में लाइट बैंड प्रोड्यूस करेगा। जो टेल पार्ट है ये लाइट बैंड प्रोड्यूस करता है और ये एक्चुअल में डार्क बैंड प्रोड्यूस करता है। जो क्रॉस आर्म पोर्शन है ये एक्चुअल में डार्क बैंड प्रोड्यूस करता है। मतलब वहाँ पे जैसे मतलब लाइट और डार्क का जो यहाँ पे एक्चुअल में ओवरऑल बोला जाता है, जो माइसिन है वो एक्चुअल में थिक फिलामेंट है जो डार्क कलर प्रोड्यूस करता है। बट इसका भी देखोगे जो टेल और ये पे थोड़ा जो कलर का डिफरेंशिएशन होता है। अब चलो मैं रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ। एक तो बताया था मैंने ट्रोपोमाइसिन। तो ट्रोपोमाइसिन देखोगे जैसे एक्टिन फिलामेंट होता है ना, मैं एक एक्टिन फिलामेंट ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। इस एक्टिन फिलामेंट पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है इसका अरेंजमेंट कैसे होता है वो मैं दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअल में एक एक्टिन फिलामेंट के साइड बाय साइड एक ट्रोपोमाइसिन फिलामेंट का प्रेजेंस होता है। जैसे देखो मैं प्लेट ले लेता हूँ, जैसे मान लो इसको मैं इस पे दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक एक्टिन फिलामेंट है, अब इस एक्टिन फिलामेंट पे जो ट्रोपोमाइसिन बता रहा हूँ ऐसे, सॉरी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ऐसे ट्रोपोमाइसिन का अरेंजमेंट देखो, ऐसे कॉइलिंग फॉर्म पे है किसका, एक्टिन का एंटायर लेंथ पे। अब क्या होगा देखो, जैसे मान लो एक्टिन फिलामेंट इसके साथ बाइंड करने के लिए आ रहा है, एक्टिन नहीं माइसिन फिलामेंट बाइंड करने के लिए आ रहा है, तो माइसिन का हेड जैसे वो बाइंड कर, माइसिन का कौन सा पोर्शन एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए आएगा, माइसिन का हेड पोर्शन। अब जैसे ये एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए आएगा, इसका जो फ्री सरफेस है तो माइस यहाँ पे ट्रोपोमाइसिन इस टाइप का अरेंजमेंट पे रहेगा। जैसे देखो इस एरिया पे ट्रोपोमाइसिन है तो इस एरिया पे आएगा तो इसका बाइंडिंग नहीं हो पाएगा, बट इस एरिया पे आएगा तो जहां पे फ्री है थोड़ा, तो इस एरिया पे आकर बाइंडिंग हो सकता है।
बट इस केस के लिए सिर्फ ट्रोपोमाइसिन नहीं काम करता है, इसके साथ साथ और भी एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसका मेन रोल होता है, वो होता है ट्रोपोनिन। तो उसके बारे में देखो। थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता तो अच्छा होता, नहीं तो यहाँ पे मैंने ये कर देता हूँ कि इसके साथ एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, इसको ऊपर ड्रॉ करना चाहिए था, मैं नीचे कर दिया। ऐसे ट्रोपोनिन प्रेजेंस होता है। एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्रेजेंस होता है, और इसका 3 यूनिट होता है। तो ए हो जाएगा ट्रोपोनिन जिसका 3 यूनिट होता है, और ये हो जाएगा ट्रोपोमाइसिन, और ये हो जाएगा एक्टिन। अब देखो जो ट्रोपोनिन है ये एक्चुअल में किसके साथ बाइंडेड है, ट्रोपोमाइसिन के साथ कनेक्टेड है। ट्रोपोनिन डायरेक्टली एक्टिन फिलामेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक्टिन के साथ बाइंडेड नहीं है, वो किसके साथ बाइंडेड है, ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंडेड है। और ट्रोपोमाइसिन किसके साथ बाइंडेड है, एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंडेड है। तो अब ये जो तीनों जो एक साथ एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है थ्रू द ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, इसके बारे में देखो। तो ट्रोपोमाइसिन इसका जो एक्टिन फिलामेंट है इसका इंटायर लेंथ पे एज ए प्रेजेंस होता है। अब देखो मैं एक ट्रोपोनिन का 3 यूनिट के बारे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज ये जो माइसिन होता है वो टैडपोल जैसा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अब देखो मान लो ये माइसिन है जो एक्टिन के साथ बाइंडेड करने के लिए आ रहा है, तो इसका मैं 3 यूनिट के नाम लिख देता हूँ। ये है ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट, इसलिए टीपीसी, और ये हो जाएगा, ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, ट्रोपोमाइसिन के साथ, इसलिए टीपीटी। और ये जो यूनिट हो जाएगा ये इनहिबिटरी साइट, क्योंकि इसके साथ इसका बाइंडिंग को ये रोक रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, इसलिए इनहिबिटरी साइट। तो इसका मैं फुल फॉर्म नहीं तो लिख देता हूँ, टीपीसी ट्रोपोनिन का कैल्शियम बाइंडिंग साइट, कैल्शियम बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रोपोनिन, टीपीटी ट्रोपोमाइसिन बाइंडिंग साइट, और टीपीआई इनहिबिटरी साइट, इनहिबिट कर रहा है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा ट्रोपोमाइसिन, और ए हो जाएगा एक्टिन, और ए है माइसिन का हिट, माइसिन। अब क्या चेंजेस क्या होगा देखो,
जैसे अब इस पोजीशन पे देखोगे जो कैल्शियम ट्रोपोनिन का कैल्शियम साइट और ट्रोपोमाइसिन का ये बाइंडिंग साइट, और ट्रोपोमाइसिन फिर किसके साथ है, एक्टिन के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे इसका एक इनहिबिटरी साइट या मास्किंग साइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनहिबिटरी साइट एक्चुअल में ये एक्टिन फिलामेंट को कवर करके रखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइसिन इसके साथ बाइंड नहीं हो पा रहा है। अब इसको जैसे मान लो मेरे को एक्टिन के साथ माइसिन का क्रॉस ब्रिज फॉर्म करना होगा कि बाइंड कराना होगा, तो उस केस में मेरे को करना क्या होगा, तो जैसे देखोगे एक सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलस आएगा, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, क्योंकि देखोगे जो स्केलेटल मसल होता है वॉलेंटरी है, तो वॉलेंटरी नेचर होगा तो ऑब्वियस बात है हमारे ब्रेन से उसका नर्व इंपल्स आएगा, मतलब उसका स्टिमुलेशन आएगा, एक्चुअल में इफेक्टर के फॉर्म पे वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वो नर्व इंपल्स आएगा। जैसे मोटर न्यूरॉन के थ्रू नर्व इंपल्स आएगा, एक न्यूरॉन के थ्रू जैसे वो आने के टाइम पे होता है, पहले डेंड्रॉन पे आएगा, पहले डेंड्राइट पे, फिर डेंड्रॉन पे, फिर सेल बॉडी पे, फिर एक्सोन, एक्सोन का टर्मिनल पार्ट होकर अब यहाँ पे वो आएगा किसके अंदर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आएगा, फिर वो डीपोलराइजेशन के थ्रू जो सर्कोमियर का मेम्ब्रेन है, जो मसल के केस में जो एक मसल सेल का जो बाहर का मेम्ब्रेन मैं बताया था सर्कोलेमा, तो उसके पास वो स्टिमुलस आएगा, और फिर वहाँ पे जो उसके अंदर भी टी टिब्यूल होता है, एल टिब्यूल होता है, जो एल टिब्यूल है जो सर्कुलर रेटिकुलम में बोला जाता है एग्जैक्टली, तो उस एल टिब्यूल के अंदर जो कैल्शियम स्टोर होता है, तो वहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा। जैसे वो कैल्शियम रिलीज होगा तो उसका मैकेनिज्म के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे वो जो कैल्शियम है, तो उस कैल्शियम जैसे रिलीज होगा तो पहले क्या होगा, उस कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंडेड होगा। इसका जो तीन बाइंडिंग साइड है ना, कैल्शियम बाइंडिंग साइड, ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंडिंग साइड और इनहिबिटरी साइड, तो पहले क्या होगा, पहले क्या एक कैल्शियम बाइंडिंग साइड के साथ बाइंड करेगा, मतलब इसका जो कैल्शियम बाइंडिंग साइड है ये कैल्शियम जैसे आ जाएगा, जैसे मानो मैंने यहाँ पे दिखा देता हूँ, मतलब ये कैल्शियम आ गया इसके साथ बाइंड करके, जैसे ये कैल्शियम के साथ बाइंडेड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसका जैसे देखोगे लिवर के केस में होता है ना गाड़ी पे, लिवर के केस में देखोगे ऐसे करके इसको मूव किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो कन्फर्मेशनल शेप है वो चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखोगे जैसे यहाँ पे कैल्शियम बाइंड कर जाएगा ना, इसका जो पोजीशन है ना, ये एक्चुअल में रोटेट करके ये इस साइड पे आ जाएगा। मैं इसका स्ट्रक्चर एक छोटा सा ये पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका देखोगे ऐसे ऑलमोस्ट हो जाएगा। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या था, कुछ एक्टिन मॉलिक्यूल देखो, यहाँ पे मास्किंग साइट की वजह से यहाँ पे ये था, तो इसको मैंने और भी थोड़ा ये कर, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो एक्टिन का ये जो मास्किंग साइट था ना, जो इसको इनहिबिट कर रहा था, अब ये फ्री हो जाएगा, जैसे फ्री हो जाएगा अब ये जो माइसिन है इसके साथ बाइंड कर सकता है। देखो ये एक्चुअल में इस पोजीशन पे था, ये एक्चुअल में माइग्रेट करके थोड़ा रोटेट किया, तो जैसे रोटेट किया ये पोजीशन इसका फ्री हो गया, और जैसे फ्री हो गया माइसिन एक्टिन के साथ बाइंड हो गया। तो आज के वीडियो पे इतना ही, तो इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। चलो बाय।